नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल साहित्य दर्शन के अनुनाद में। तो आज हम जो प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है उत्तर प्रदेश टीजीटी, द उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जिसकी परीक्षा करवाई जाती है। और टीजीटी परीक्षा ये 2026 में आयोजित की गई थी। तो आज हम आयोग की आंसर की के अनुसार ही इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, रचना विधा सुमेलन में असंगत है। रचना विधा दी गई है और फिर उसका मतलब रचना दी गई है और उसके साथ में विधा दी गई है, और आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जो अपने विधा से संबंध नहीं रखती है। तो पहला है दीवान ए गालिब, ये गज़ल है, बिल्कुल सही है। मधुशाला कहानी कहानी है। कितने पाकिस्तान उपन्यास है। अंधा युग नाटक है। तो हम देखते हैं कि अंधा युग गीति नाट्य है, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा हुआ। कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है, जिस पे साहित्य अकादमी भी मिला था, जो कि उपन्यास है। और मधुशाला मधुबाला मधुकलश, जैसा कि आप जानते हैं कि ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना है, जो कि कहानी नहीं है, ये एक काव्य है। दीवान ए गालिब ये गज़ल है। तो इसमें गलत उत्तर हो जाएगा मधुशाला, ये कहानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। तो है विकल्प में है चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो मौलिक उपन्यास शुक्ल जी ने किसे माना है, जो अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है, ये है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य का लक्षण नहीं है। महाकाव्य का लक्षण हम जानते हैं कि सर्वप्रथम आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अपने वो महाकाव्य का लक्षण लिखा हुआ है। ऐसे है कि सर्ग बद्धो महाकाव्य तैत्रैको नायकः सुरः, श्रृंगार वीर कोई एक रस होना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने महाकाव्य का लक्षण अपने साहित्य दर्पण ग्रंथ में दिया है। तो विकल्प है इनमें 8 या अधिक सर्ग होते, बिल्कुल सही है। इसमें अष्ट रस होने चाहिए, बिल्कुल सही है। और भरत मुनि ने भी 8 ही रस माना था। हालांकि बाद के आचार्यों ने 2 और बढ़ाकर 11 कर दिया, फिर बाद में भी और रस जोड़ा गया, लेकिन मुख्यतः भरत मुनि ने 8 रस माने थे। तो उसी के आधार पे इसमें 8 रस होने चाहिए। यह मुक्तक शैली में होता है, नहीं महाकाव्य ये पूरे जीवन का जिसमें वृत्तांत होता है, और यह मुक्तक शैली में नहीं होता है, यह प्रबंध शैली में होता है। नायक धीरोदात्त गुणयुक्त होता है। तो सही बात है। सर्वप्रथम उन्होंने पहले पंक्ति में ही लिखा हुआ है कि सर्गबद्धो महाकाव्य तैत्रैको नायकः सुरः। तो ये सही है, मतलब दूसरा सी विकल्प, यह मुक्तक शैली में होता है, यह गलत है, यहाँ प्रबंध शैली होनी चाहिए। फिर अगला है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, आप लोगों को पता है, ये रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है चिंतामणि। दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 13, यानी कि पहले और तीसरे में, दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा जस्ट इसी का उल्टा होता है, उसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं सोरठा में। अगला है राग दरबारी किस विधा की रचना है। राग दरबारी किस विधा की रचना है। तो यात्रा वृत्तांत है, नहीं, व्यंग निबंध है, हास्य कविता या फिर व्यंग उपन्यास। तो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है राग दरबारी, ये व्यंग उपन्यास है जिसमें शिवपालगंज का चित्रण किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण करुण रस का है। तो करुण रस का उदाहरण हमें बताना है। शत्रु पर क्रोध प्रकट करना, रणभूमि में वीर सैनिक का उत्साह, प्रियजन की मृत्यु पर विलाप, हास्यपूर्ण वार्तालाप सूचना। तो हम जानते हैं कि करुण रस यानी कि किसी काव्य किसी नाटक को देखने सुनने से जो हमारे मन में एक करुण की भावना उत्पन्न होती है, शोक की भावना उत्पन्न होती है, जिसका स्थायी भाव शोक है। तो शोक की भावना उत्पन्न होती है तो उसको करुण रस कहते हैं। तो किसी प्रियजन की मृत्यु पर विलाप, ये करुण रस का उदाहरण है। बाकी शत्रु पर क्रोध जब होता है तो ये वीर रस का उदाहरण है। रणभूमि में ये वीर सैनिक का उत्साह, ये वीर रस का उदाहरण है। और हास्यपूर्ण वार्तालाप सुनना, ये हास्य रस का उदाहरण है।
अगला है झूठा सच उपन्यास के रचयिता कौन है? तो झूठा सच उपन्यास के रचयिता है यशपाल। 2 भागों में ये हुआ था, 58 और 60 में। आदान मतलब ग्रहण करने का विलोम निम्नलिखित में से कौन है? तो हम जानते हैं कि आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है, कहलाती है। तो आदान का होगा विलोम प्रदान। फिर अगला है नमस्कार का संधि विच्छेद क्या है? नमःकार, नमस्कार, धनस्कार, नमस्कार। तो इसका हो जाएगा, ये विसर्ग में आ जाएगा, तो नमःकार विसर्ग संधि में के अंतर्गत ये इसको रखा जाएगा। फिर अगला है का वर्षा जब किसी सुखानी, समय चूक पुनिका पछताने। लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि समय बीत जाने पर सहायता का कोई लाभ नहीं होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि नहीं है? तो हम देखते हैं कि नानक को भी निर्गुण भक्ति धारा में रखा जाता है। सूरदास जो कि ये सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और ये अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से भी एक हैं। दादू दयाल इनको भी संत में रखा जाता है और रैदास इनको भी संत में ही रखा जाता है। जिस शब्द का प्रयोग सुनने में अप्रिय लगे वह कौन सा दोष होता है? तो सुनने में अप्रिय लगे तो वो श्रुति कटुत्व होता है। जैसे डंकर, असबंकर, मतलब सुनने में जिसमें ड ढ ये जो पंचम अक्षर होता है उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो ये अप्रिय लगता है हमें सुनने में, वो दोष होता है श्रुति कटुत्व। लेकिन दोष का भी निवारण हो सकता है, ऐसा आचार्य लोग लिखते हैं। जैसे कि इसका ड़ ढ का उच्चारण अगर वीर रस में कहीं किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालता है, तो इसका मोस्टली यूज़ जो है वो वीर रस के अंतर्गत ही किया जाता है। अगला है सरहप्पा के साहित्यिक परंपरा के कवि माने जाते हैं। तो सरहप्पा, शबरप्पा ये जो 84 सिद्ध होते हैं उनके अंतर्गत सरहप्पा माने जाते हैं और ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। सरह नाम की जो बाड़ बनाने वाली जाति होती है, सरह का एक अर्थ होता है बाड़ भी, तो बाड़ बनाने वाली जाति के ही यहाँ ये रहते थे, उन्हीं की एक स्त्री से इनको प्रेम हो गया था। और पा जो है ये पा प्रत्यय है, प्रत्यय के तरीके से यूज़ किया गया है, यूज़ किया जाता है सिद्धों में, आदर्श सूचक शब्द है पा। फिर अगला है राम किस विभक्ति का रूप है? तो प्रथमा एकवचन, द्वितीया एकवचन, तृतीया एकवचन, चतुर्थी एकवचन। तो रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान, तो प्रथमा एकवचन है। अगला है अवधि एवं अवधि शब्दों का सही अर्थयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अवधि मतलब होता है समय, अवधि एक भाषा है जो कि अयोध्या के आसपास बोली जाती है। कबीर की रचनाओं के संग्रह बीजक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। बीजक का संग्रहकर्ता कौन है? धर्मदास। फिर अगला है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी और आपको पता है कि लखनऊ में हुई थी। सज्जाद, जहीद, मुल्कराज आनंद इनके प्रयासों से। फिर 1936 में इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो प्रेमचंद होते हैं। रचनाकार में असंगत युग्म क्या है? बावरा, अहेरी, अज्ञेय सही है। हुंकार दिनकर की कविता है, सही है। तार सप्तक हरिवंश राय बच्चन का है, बिल्कुल नहीं। तार सप्तक ये अज्ञेय का है। तार सप्तक 1943 में जिसका प्रकाशन अज्ञेय ने किया था और इसमें प्रमुख रूप से 7 कवियों का संग्रह किया गया है। अज्ञेय हो गए और प्रभाकर माचवे हो गए, निमिचंद जैन हो गए और भारत भूषण अग्रवाल हो गए। तो ये ऐसे 7 कवियों का संग्रह तार सप्तक कहलाता है। फिर अगला है पल्लव सुमित्रानंदन पंत का ही है। क्या बोलूँ क्या याद करूँ, ये किसकी आत्मकथा है? तो पता होगा कि क्या बोलूँ क्या याद करूँ, ये 4 भागों में विभक्त है इनकी आत्मकथा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की क्या बोलूँ क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण, फिर और बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। फिर अगला है परंपरागत मान्यता के अनुसार रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस संवत में माना है? तो एक पद आता है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा। तो संवत 1631 विक्रम संवत। फिर अगला है चक्र पाड़ी में कौन सा समास है? तो चक्र है पाड़ी में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, यानी ये किसी तृतीय का बोध करा रहा है। तो जहाँ ये किसी तृतीय का बोध कराता है तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? गीतावली है, विनय पत्रिका भी तुलसीदास की है, सूरसारावली ये सूरदास की है, कवितावली ये तुलसीदास जी की है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो उज्ज्वल,
उज्ज्वला, उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो सही है, देखते हैं ऑप्शन सी उज्ज्वल। अगला है उसने कहा था कहानी के रचयिता हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने मात्र 3 ही कहानियाँ लिखी थी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था 3 कहानियाँ इन्होंने लिखा था। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? तो आदिकाल में हम जानते हैं कि वीरगाथात्मक कविताएं लिखी गई और राजा लोग चरित काव्य लिखे गए, मतलब जो जैन धर्म होते थे उसमें चरित काव्य लिखे गए, राजाओं की प्रशस्तियाँ होती थी, तो ये वीरगाथा है चरित काव्य। बाकी श्रृंगारी काव्य की तो रीतिकाल की विशेषता है। रहस्यवादी काव्य भी रहस्यवादी काव्य ये आदिकाल से ज़्यादा छायावाद की विशेषता है। रीति निरूपण ये रीतिकाल की विशेषता है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना द्विवेदी युग की प्रतिनिधि कृति है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना द्विवेदी युग की प्रतिनिधि ये भारत भारती है। अगला निम्नलिखित में से हिंदी की विभाषा कौन सी है? क्योंकि हिंदी की विभाषा है पूर्वी हिंदी। विभाषा वो थोड़ा भाषा के संक्षिप्त मतलब बोली से थोड़ा अधिक क्षेत्र में विस्तृत होती है और भाषा की अपेक्षा थोड़ा कम क्षेत्र में विस्तृत होती है, और इसमें प्रायः साहित्यिक ग्रंथ वगैरह लिखे जाते हैं विभाषा में। तो पूर्वी हिंदी, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी इसके अंतर्गत रखा जाता है। परंपरागत हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार मूल स्वर कौन से हैं? सही उत्तर हो जाएगा मूल स्वर है अ ई उ री री, ये माने जाते हैं। 5 जो है ये मूल स्वर माने जाते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रीतिबद्ध काव्यधारा का प्रवर्तक ये केशवदास को माना जाता है। हालांकि चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य शुक्ल ने माना है, लेकिन नगेंद्र सहित तमाम जो प्रभृत विद्वान हैं उन्होंने केशवदास को ही माना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह केवल विद्यार्थी है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वह उसको केवल विद्यार्थी है, वह केवल मात्र विद्यार्थी है। तो शुद्ध वाक्य वह केवल विद्यार्थी है। आषाढ़ का एक दिन को सामान्यतः किस प्रकार का नाटक माना जाता है? तो आषाढ़ का एक दिन हम देखते हैं कि ये सामाजिक नाटक तो है नहीं, प्रहसन भी नहीं है, व्यंग्य भी नहीं है, तो ये ऐतिहासिक के अंतर्गत आ जाता है। मतलब एक ऐतिहासिक पात्र कालिदास को इसमें केंद्र बनाकर इस नाटक की रचना की गई है, इसलिए इसको ऐतिहासिक में रखते हैं। सच्चरित में संधि है, तो सच्चरित में कौन सी संधि है? उसमें व्यंजन संधि है। सच्चरित यानी कि दोनों में व्यंजन आ रहा है, पूर्व पद में भी उत्तर पद में भी, तो इस वजह से ये व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से छायावाद के चारों स्तंभों में सम्मिलित नहीं है? तो महादेवी वर्मा है, निराला है, जयशंकर प्रसाद है और सुमित्रानंदन पंत हैं, जबकि रामधारी सिंह दिनकर ये कहते हैं कि ये उत्तर छायावादी कवि हैं। ये बोलते हैं एक जगह ना कि मैं छायावाद का पिछलगुआ कवि हूँ। अगला है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति रहस्यवाद तो है, रहस्यवाद तो है नहीं क्योंकि ये छायावाद की प्रवृत्ति है, और वही आदिकाल में थोड़ा रहस्यवाद नाथों उनके सिद्धों के यहाँ दिखाई पड़ता है। बाकी तो श्रृंगार एवं रीति निरूपण बिल्कुल है, ये रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है, श्रृंगार का निरूपण करना अपने, और लक्षण लक्ष्य ग्रंथों की प्रधानता, ये 2 प्रवृत्ति श्रृंगार काल मतलब रीतिकाल की सबसे मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं। वीरगाथा काल बिल्कुल ये प्रवृत्ति नहीं है, ये वीरगाथा काल की प्रवृत्ति है जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी है। और प्रकृति चित्रण हम देखते हैं कि स्वच्छंदतावाद के बाद प्रकृति चित्रण आता है मोस्टली रूप में। हालांकि सेनापति जैसे कवियों ने भी रीतिकाल में भी प्रकृति का बहुत अच्छा चित्रण किया, उद्दीपन का भी हुआ है, आलंबन का भी हुआ है, बट जो हम मोस्टली देखते हैं वो स्वच्छंदतावाद के बाद से शुरू होता है। छायावाद में प्रकृति का चित्रण जो किया गया है पंत ने किया है, और फिर उद्दीपन के रूप में हम देखते हैं कि बादल राग जैसी कविताओं को लेकर निराला ने किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार एवं रीति निरूपण। फिर अगला है राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष समास है? कौन सा तत्पुरुष समास है? हाँ, तत्पुरुष समास कुल 5-6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष है, राजपुत्र यानी राजा का पुरुष। तो इसमें वो लगता है कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के से संबंध काकी के रारी रे। तो संबंध है ना, तो संबंध ये षष्ठी में आता है, तो संबंध राजा पुत्र, राजा का पुत्र, संबंध काकी के रारी रे, तो ये हो गया, तो षष्ठी तत्पुरुष में आ गया। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ये पृथ्वीराज रासो, इसको महाकाव्य माना गया है पृथ्वीराज रासो को।
मिश्रबंधुओं ने भी माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है, और इसके रचयिता को इन्होंने महाकवि माना है। तो इसके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई हैं। मैला आंचल उपन्यास के रचयिता कौन है? तो मैला आंचल उपन्यास, जो कि एक प्रथम आंचलिक उपन्यास इसको माना जाता है, ये इसके रचयिता हैं फणीश्वर नाथ रेणु। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, ये पंचवटी का वर्णन है, इसमें जो पंचवटी का वर्णन किया गया है इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की पहचान कर लेते हैं, जिसे किसी वर्ड की आवृत्ति जिसमें दो या दो से अधिक बार होती है, किसी वर्ड की आवृत्ति। तो वर्ड इसमें कौन सा है? च वर्ड देखिए, च, चारु में च है, चंद्र में च है, चंचल में च है, तो इसमें च वर्ड की आवृत्ति दो से अधिक बार हुई है, तो इस वजह से ये अनुप्रास अलंकार है। फिर अगला है हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? हरिपद कोमल कमल से, मतलब इन्होंने बताया कि जो हरि के पद हैं, यानी हरि के जो चरण हैं, वो कोमल कमल के समान हैं। कमल जैसा कोमल होता है, उसी तरीके से हरि के चरण भी हैं कमल के समान, हल्के रक्तिम वर्ण के हैं, हल्का पिंक पिंक लिए हुए, गुलाबी गुलाबी लिए हुए हैं, और बहुत छूने में बहुत कोमल है। तो ये एक तरीके से उपमा दी गई है, तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा यहाँ। मंदाक्रांता छंद किस श्रेणी का है? तो मंदाक्रांता हम देखते हैं कि ये वार्णिक छंद है। मंदाक्रांता ये वार्णिक छंद के अंतर्गत आएगा। फिर अगला है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो कलम का सिपाही ये प्रेमचंद की जीवनी है, और लिखा किसने है? इनके पुत्र ने लिखा है। अगला है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम से किस विद्वान ने अभिहित किया? तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, वीरगाथा काल शुक्ल कहते हैं, फिर आते हैं बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन कहते हैं। मतलब बहुत से लोग इन्होंने इसका नामकरण किया है। फिर अगला है चंद्रगुप्त, चंद्र के समान चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख में कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है, यानी कि मुख कैसा है? चंद्रमा है। यहाँ विशेषण भी है, विशेषण भी है और विशेष भी है। चंद्र के समान मुख, तो ये कर्मधारय है। विशेषणम विशेषणा बहुलते, इसका सूत्र होता है। तट्टीका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तट्टीका, तत् धन टीका, तट्टीका हो जाएगा इसका। फिर अगला है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख त्रिकोण कौन से माने जाते हैं? तो मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर कमरा, ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख त्रिकोण माने जाते हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो हम जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के रचयिता हैं। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष में किया? तो सरस्वती पत्रिका पहली बार ये 1900 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन पदभार जो इनका ग्रहण किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 तक इसका पदभार ग्रहण किया। रचना और रचनाकार में सुमेलित युग्म कौन सा है? अग्निपथ, रामधारी सिंह दिनकर। सुमेलित बताना है हमें, तो अग्निपथ हम जानते हैं हरिवंश राय बच्चन की है। कर शपथ अग्निपथ, अग्निपथ जो कविता है। उर्वशी मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल नहीं, उर्वशी दो लोगों की रचना है। एक तो जयशंकर प्रसाद जी की भी रचना है उर्वशी, जो 1910 में आई थी, और दूसरा है उर्वशी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। तो मैथिली शरण गुप्त की उर्वशी रचना नहीं है, इसलिए ये गलत है। नीरजा सुमित्रा नंदन पद की है, तो बिल्कुल गलत है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, ये सब महादेवी वर्मा जी की रचना है। हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, माता, समर्पण, ये सब जो रचना है वो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, और हिम तरंगिणी पर ही इनको पहली बार किसी को साहित्य अकादमी मिला है, वो थी माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य के अंतर्गत पहली बार हिम तरंगिणी पर ही माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फिर अगला है नागार्जुन की कौन सी रचना है? तो बाबा नागार्जुन की रचना हम देखते हैं तमस नहीं है, ये भीष्म साहनी की है, जिस पे साहित्य अकादमी मिल चुका है। 1975 में साहित्य अकादमी मिला, 1973 में ये प्रकाशित हुआ था। फिर अगला है बलचन्मा, बिल्कुल सही है, बलचन्मा ये नागार्जुन जी का उपन्यास है। मित्रो मरजानी, ये कृष्णा सोबती जी की रचना है। गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती की रचना है। फिर अगला है रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, तो ये कौन सा गुण है? तो प्रसाद गुण है इसमें, मतलब एक बहुत अच्छी तरीके से हमको समझ में आ जाती है चीज़ें प्रसाद गुण में, और इसमें भी बहुत अच्छे संदर्भ में इसका यूज किया गया है कि मतलब जैसे हम पढ़ते हैं सीधे सीधे हमें लग रहा है कि रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, तो ये हो जाएगा
प्रसाद गुण में। अगला है विद्या धन आलय का सही संधि रूप है, तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था, तो 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत की गई थी। अगला है पठनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, यानी कि प्रत्यय उपसर्ग, ये दो होते हैं। जो किसी वाक्य के पूर्व में लगे उसको उपसर्ग कहते हैं, जो किसी वाक्य के बाद में लग के और उसका अर्थ परिवर्तन करे उसको प्रत्यय कहते हैं। तो हम देखते हैं कि पठनीय, तो पठनीय अनीय प्रत्यय है। पठ पठ ये धातु है। ठ के नीचे हम देखते हैं कि ठ आधा होता है, ठ आधा होता है, क्योंकि पठ धातु जो हम लिखते हैं पठते पठता पठन्ति, पठ से पठता पठत, पठा में पठाओ पठामा, जब हम ये रूप लेके चलते हैं तो हम देखते हैं कि पठ के नीचे हम हलंत लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है वो आधा होता है। तो पठनीय तो अनीय प्रत्यय है। इसमें ये ऐसा नहीं है कि पठनीय लिखा है तो पठ अलग हो गया, नीय प्रत्यय है, लेकिन जब आप पठ धातु रूप होता है उसको जब देखते हैं तो उसमें पठ के नीचे हलंत लगाया जाता है, तो इसलिए अनीय प्रत्यय है ये। फिर अगला है दर्शन, अर्थात किसी के दर्शन करना शब्द का प्रयोग सामान्यतः किस वचन में होता है। किसी के दर्शन करना, दर्शन सदैव बहुवचन में आता है, दर्शन सदैव बहुवचन में आता है। फिर अगला है प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो 1936 में प्रेमचंद ने अपना पूर्ण उपन्यास गोदान लिखा। इसके बाद उन्होंने मंगलसूत्र भी लिखा था जो कि अपूर्ण था, उसके पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी सन 1936 में। तो गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ, ये इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है। फिर अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो आशीर्वाद हम देखते हैं वाह के ऊपर जो री लगा है आशीर्वाद, वो सही है। गुरु मतलब भारी का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भारी का विलोम लघु होगा। जो कुछ भी ना जानता हो उसके लिए क्या है, अज्ञ है। और विज्ञ किसका होता है, अज्ञ का ये विलोम होता है, जो बहुत कुछ जानता है उसको विज्ञ कहते हैं। फिर अगला है संस्कृत में द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो राम लक्ष्मणौ, यानी कि रामश्च लक्ष्मणश्च, यानी दो लोगों का ये वो अर्थ बता रहा है। राम और लक्ष्मण दोनों अलग अलग हैं, तो इस वजह से ये राम लक्ष्मणौ। अगला इनमें से विदेशज शब्द कौन सा है, विदेशज, तो चश्मा ये विदेशज शब्द है। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये अज्ञेय है। सूरसागर की काव्य रचना मुख्यतः किस शैली में की गई है, तो भागवत आधारित पद शैली में की गई है सूरदास की काव्य रचना। इसमें भी 12 स्कंध है, इसमें भी 12 स्कंध है, उसमें भी भ्रमर गीत है, भागवत में भी, और सूरदास में भी भ्रमर गीत है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव मतलब है, देखिए तत्सम और तद्भव दो प्रकार के जो शब्द होते हैं, तत्सम तद्भव विदेशी और देशज, जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द माने जाते हैं, निर्माण के आधार पे। तो फिर हम देखते हैं कि वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें संस्कृत के जो वाक्य जो शब्द होते हैं वो ज्यों की त्यों हिंदी में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं, उसको तत्सम बोलते हैं, और जो थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसको तद्भव बोलते हैं। तो तद्भव कौन सा होगा, आँख होगा। चक्षु, चक्षु तो बिल्कुल ये संस्कृत शुद्ध शब्द है। नयन, नैन, नयन, लोचन ये संस्कृत शब्द है, और जबकि आँख है ये थोड़ा सा परिवर्तन के साथ इसमें तद्भव में शामिल किया गया है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 होते हैं। ये हो गए, ये निर्माण के आधार पे था, ये रचना के आधार पे है। फिर एक होता है प्रयोग के आधार पे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो हम देखते हैं कि तेल, तेल ले आओ, तेल तला जाता है, तेल से मिठाई तलो। घी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द, घी ले आओ, घी खाया जाता है, घी खाई जाती है, नहीं तो घी खाया जाता है, तो ये पुल्लिंग हो गया। मिठाई, मिठाई ले आओ, मिठाई खाई जाती है, तो ये स्त्रीलिंग है। दही, दही पुल्लिंग में इसको रखते हैं, दही को। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है, तो सूर्य धन उदय, सूर्योदय, सूर्य उदय। फिर अगला है कालिदास की कौन सी रचना नहीं है, तो किरातार्जुनीयम, ये भारवी की रचना है, भारवी की एकमात्र कृति है किरातार्जुनीयम। इसमें किरात वेशधारी शिव से अर्जुन का युद्ध का वर्णन किया गया है उसमें किरातार्जुनीयम में। रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव ये कालिदास की है।
तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। तितली, इरावती, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत का प्रचलित रचना वर्ष कौन सा माना जाता है? तो 1540। दश कुमार किसकी रचना है? तो दंडी की रचना है, दश कुमार चरितम। और दश कुमार चरित की सबसे एक बहुत खास विशेषता है कि इन्होंने जो होस्ट का जो वर्ड होता है, जैसे प फ ब भ म, इन्होंने ओष्ठ वर्ण का एक परिच्छेद में, तो सप्तम परिच्छेद या कौन सा परिच्छेद है, जब उसमें राजकुमार जल क्रीड़ा करते हुए जो राजकुमारी द्वारा उसका होठ काट लिया जाता है, तो उसमें वो होठ से बोल नहीं पाता, यानी जो पकार वाला वर्ग है, प वर्ग है, उसका वो उच्चारण नहीं कर पाता है। तो उन्होंने उस पूरे परिच्छेद में कहीं भी प वर्ग से उच्चरित होने वाले शब्दों का उन्होंने नहीं प्रयोग किया है, यानी प फ ब भ म, ये जो 5 अक्षर हैं, 5 वर्ड हैं, सॉरी अक्षर नहीं, 5 वर्ड हैं, इसका उन्होंने पूरे परिच्छेद में नहीं किया हुआ है। तो 10 कुमार चरित है। फिर अगला है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ने बाण के द्वारा मारा जा रहा है, तो ये करण हो गया, करण कारक। फिर अगला है, आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं। अष्टछाप के कवियों का संगठन किसने किया? तो विट्ठल दास ने किया था। ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने 4 अपने शिष्य को लेकर और 4 अपने पिता के शिष्यों को लेकर इन्होंने 1565 में अष्टछाप एक संप्रदाय खड़ा किया। फिर अगला है, सूर साहित्य के लेखक कौन है? तो सूर साहित्य सन 1935 में आई थी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और ये पहली रचना मानी जाती है हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचना सूर साहित्य 1935 में जो आया था। फिर अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किस साहित्य इतिहासकार ने माना? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या नहीं है? तो स्वर व्यंजन का स्पष्ट, बिल्कुल है, स्वर व्यंजन का स्पष्ट विभाजन, साफ साफ इन्होंने कहा है कि अ से लेकर जो अंग अह तक जो है ये स्वर में आया जाए, फिर क से लेकर ज्ञ तक है उसको व्यंजन में, फिर विशिष्ट व्यंजन भी आया, फिर यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, नहीं ये गलत है, फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि देवनागरी लिपि जो है वो हमेशा इसकी शुरुआत बाएं से होती है, मतलब बाएं से इसको दाहिने लिखते हैं। एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है, बिल्कुल सही है। अगर हम प लिखते हैं तो प के लिए पी, प वही है, प ही लिखते हैं, प बोलते हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है कि नाइट के लिए KNIGHT लिखें, मतलब नाइट में NIN लिखो उसको, तो फिर उसमें जो साइलेंट छिपा दिया जाता है अक्षर, तो उसमें देवनागरी में ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं हैं। उच्चारण के अनुसार लेखन होता है, बिल्कुल सही है। हम प का उच्चारण कर रहे हैं तो प ही लिखेंगे, हम क का उच्चारण कर रहे हैं तो क लिखेंगे, हम ज का उच्चारण कर रहे हैं ज, तो हम ज लिखेंगे, मतलब उसके नीचे हम नुक्ता लगाएंगे। हम ज का उच्चारण कर रहे हैं तो हम लिखेंगे, उसके नीचे नुक्ता नहीं लगाएंगे, यानी कि जैसा उच्चारण कर रहे हैं सेम एज इट इज़ वैसा हम लिख रहे हैं। तो ये देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है कि जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा हम लिखते हैं। परंपरागत संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंदी में कुल कितने मूल व्यंजन माने जाते हैं? तो हिंदी में कुल मूल व्यंजन है 33, यानी 33। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य इतिहासकार भारतेंदु मंडल से संबंध नहीं है? तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को रख लेते हैं, फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को रखते हैं, फिर प्रताप नारायण मिश्र को रखते हैं, अंबिका दत्त व्यास को रखते हैं और बालकृष्ण भट्ट को रखते हैं, और राधाकृष्ण दास है शायद। मैथिली गुप्त को नहीं रखते हैं। मैथिली गुप्त ये द्विवेदी युग के हैं, द्विवेदी मंडल के कवि हैं, जो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य हैं। ये कहते हैं ना कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, तो ये मैथिली गुप्त नहीं है। गेहूं और गुलाब, ये संस्मरण संग्रह के रचयिता कौन है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। कुछ लोग इसको निबंध में मानते हैं, गेहूं बनाम गुलाब को, गेहूं और गुलाब को। अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो ये अज्ञेय हैं। अरे यायावर रहेगा याद, इन्होंने भारत की यात्रा का वर्णन किया है, खासकर से पूर्वी भागों में जो बसे हैं राज्य, उनका वर्णन किया हुआ है। और एक और इनका यात्रा संग्रह है, एक बूंद सहसा उछली, ये यूरोपीय यात्रा से संबंध इन्होंने लेखन किया हुआ है। च छ ज झ इया किस उच्चारण स्थान के व्यंजन हैं? तो तालव्य के हैं। इचुए शानाम तालु, ये इसका सूत्र होता है। फिर अगला है, पुष्प का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पुष्प का पर्यायवाची है सुमन।
सुमन ये पुष्प का पर्यायवाची है, बाकी पत्र तो नहीं है। पल्लव, पल्लव ये जो कली होती है ना, पल्लव, आम का पल्लव, पल्लव पत्तियों से लिया जाता है। तरु, तरु तो वृक्ष से लिया जाता है। फिर अगला है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी प्रसिद्ध कविता है राम की शक्ति पूजा। फिर अगला है जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है? तो ये अनामिका जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। फिर अनामिका किसकी है? निराला की है। फिर अगला है मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती ये कुतुबन की रचना है। भक्तिकाल सूफी काव्यधारा के कवि हैं कुतुबन। फिर अगला है पद परिचय में सामान्यतः किन तत्वों का उल्लेख किया जाता है? तो पद परिचय में देखते हैं कि लिंग कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, वचन कौन सा वचन है, एक वचन है, द्विवचन है, एक वचन है या बहुवचन है, कारक कौन सा कारक है, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान कौन सा है। फिर पद संबंध उसका पद से क्या पद संबंध उसका कैसा है, तो ये सब हम देखते हैं पद परिचय के लिए। फिर अगला है रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति के अनुसार श्रद्धा का संबंध किससे है? तो श्रद्धा का संबंध है सद्गुरु के प्रति आदर भाव से। अगला है सामान्यतः हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है? तो ये नहुष को माना जाता है प्रथम मौलिक नाटक। फिर अगला है समुद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो सिंधु समुद्र का है, रत्नाकर भी है, रत्नों की जिसके अंदर खान होती है रत्नाकर यानी समुद्र। कूल, कूल का मतलब होता है किनारा, मतलब नदी का किनारा हो गया, नदी कूल वो है ना, तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर भव छाए छाए, फिर झलके कूल है करके, तो वहाँ पे हम देखते हैं किनारा होता है। जलधि ये भी इसी का समुद्र का ही है। फिर अगला है डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन के अनुसार हिंदी के प्रमुख उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो 2 है हिंदी की प्रमुख उपभाषा, पूर्वी पश्चिमी। अगला है इंदुमती कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में और कब हुआ था? तो इंदुमती कहानी का प्रकाशन ये इंदुमती के सूर्यलाल गोस्वामी सन 1900 सरस्वती पत्रिका में हुआ था। फिर अगला है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, मतलब उपमेय और उपमान इसका भेद रहित आरोप हो गया है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, जैसे राम रतन धन पायो, इन्होंने ये नहीं बताया है कि राम रूपी रतन धन पाया है, इन्होंने डायरेक्ट ये बोला है कि राम रतन धन पायो, कि जो राम ही रतन है, राम जैसा रतन नहीं इन्होंने कहा है। अगर राम जैसा रतन कहती तो ये उपमा अलंकार के अंतर्गत रखा जाता, लेकिन ये इन्होंने मतलब भेद रहित आरोपण कर दिया है, इस वजह से रूपक अलंकार है। फिर शिशुपाल वध महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो माघ हैं। महाकवि माघ की एकमात्र जो कृति है जिस कारण के इन्होंने बृहत्त्रयी में इसको रखा जाता है, शिशुपाल वधम माघ की रचना। इसमें 20 सर्ग हैं, इसी कारण से इनको घंटा माघ की उपाधि मिली थी इसी रचना के कारण। आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आसमान सिर पर उठाना मतलब लोग नहीं कहते घर पे, अरे यार तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, तुम इतना क्यों भाग दौड़ कर रहे हो, तुम आसमान ऐसा लगता है कि उसने पूरा आसमान अपने सर पे उठा लिया है, मतलब बहुत शोर मचाना। फिर अगला है रस के प्रमुख अवयव कितने माने जाते हैं? तो 4 माने जाते हैं। विभाव, वो है ना भरत मुनि का सूत्र, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगद्रास निष्पत्ति वाला, तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, इसको मतलब संचारी भाव, इसको ये 4 प्रकार के रस के प्रमुख अवयव होते हैं। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है, मतलब काली घटा का घमंड घटा, 2 बार इसमें घटा घटा का यूज हुआ है। तो एक काली घटा मतलब जो काली बदली होती है, घमंड घटा मतलब घमंड कम हुआ, तो घटा घटा यानी कि जब किसी शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार 2 बार होती है पर उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। हाँ, जब किसी शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं दोनों के, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। फिर अगला है त्रिवेणी में किसकी आलोचना है? तो त्रिवेणी हम जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था, जयसी सूरदास और तुलसीदास जी को लेकर। फिर अगला है निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? यानी कि जो रीति से मुक्त यानी जो खास प्रकार की जो उसमें मार्ग चला था, रीति मतलब उन्होंने मार्ग माना है, तो खास प्रकार से जो मार्ग एक परंपरा चली थी लक्षण लक्ष्य ग्रंथ लिखने की, उससे कौन सा ऐसा कवि है जो लक्ष्य ग्रंथ परंपरा से अलग हटकर अपना लेखन कार्य किया है? तो घनानंद। इसको रीति मुक्त में इन लोगों को रखा जाता है। घनानंद हुए, बोधा हुए, ठाकुर हुए, आलम हुए, तो ये लोग रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय युग की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? तो देश प्रेम हम देखते हैं कि बिल्कुल है, देश प्रेम भी है और देशभक्ति भी है। देशभक्ति भी है और राजभक्ति भी मिलती है हमें भारतीय हिंदू युग में। सामाजिक सुधार भी बिल्कुल है, उसके लिए काफ़ी निबंध लिखे गए, पत्रिकाओं का प्रचलन हुआ, बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, तमाम तरह की। और फिर प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, ये छायावादी की विशेषता है। खड़ी बोली का प्रचलन, बिल्कुल भारतीय हिंदू काल से ही है खड़ी बोली गद्य का आरंभ माना जाता है, तो इस वजह से प्रमुख प्रवृत्ति जो नहीं है वो प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण नहीं है। मानक रूप से स्वीकृत बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित माने जाते हैं? तो मानक रूप से बिहारी सतसई में 713 दोहे माने जाते हैं। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार 713 दोहे माने जाते हैं। अग्नि का तद्भव रूप है, तो अग्नि हम जानते हैं ये अग्नि तत्सम है और इसका पावक भी इसका तत्सम है, ज्वाला भी और अनल भी, लेकिन आग जो है ये तद्भव रूप है। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? मैंने अभी जस्ट ऊपर बोला था कि दोहे का उल्टा सोरठा होता है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में, यानी कि जो विषम चरण होते हैं उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं और जो सम चरण होते हैं उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। और सोरठा का जस्ट अपोजिट दोहा होता है, दोहा का अपोजिट सोरठा होता है। फिर अगला देखते हैं, राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? तो राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक है कमलेश्वर। वाक्य है, रामः वनम गच्छति में वनम में कौन सा कारक है? यानी कि राम वन को गच्छति, राम बन जाता है, वन को नहीं, राम बन जाता है। तो कर्ता ने कर्म को, वन को जाता है, राम वन को जाता है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक हो गया, वन को जाता है यानी कर्म कारक। पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का दोष है? यानी कि पुनरुक्ति, दो बार वही वाक्य आ जाए, पुनः उसी आ जाए, तो उसमें ये अर्थ दोष का है। जैसे दो होते हैं, ये शब्द दोष होता है, एक अर्थ दोष होता है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, दुष्श्रवता, श्रुति कटुत्व अभी जो पढ़ा, ये शब्द दोष के अंतर्गत रखा जाता है। शब्द दोष का मतलब ये होता है कि जैसे उसमें शब्दों में ही दोष रहता है, उसमें अर्थ में दोष नहीं रहता। अगर शब्द की जगह हम दूसरा कोई शब्द रख दें तो वो अर्थ दोष खत्म हो जाता है, लेकिन जो अर्थ दोष रहता है उसके अंतर्गत हम दूसरा अर्थ भी रखते हैं तो फिर उसमें दोष का निवारण नहीं हो पाता है। तो पुनरुक्ति दोष ये अर्थ दोष के अंतर्गत रखा जाता है। फिर अगला है, जिसमें उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वह कौन सा अलंकार है? तो ये अपनोति अलंकार है। अपनोति अलंकार जहाँ उपमेय को झूठा माना जाए और उपमान को ही सच्चा माना जाए। अब उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि जैसे नहीं पलास न पुष्प है, ये है जलत अंगार। मतलब किसी ने पलास के पुष्प को देखा और उसने कहा कि नहीं पलाश, नहीं पुष्प है, मतलब ये पलाश नहीं है, ना ही ये पुष्प मतलब कोई और पुष्प है, बल्कि ये जलत अंगार। लाल रंग देखकर उसने सोचा कि ये तो जलता हुआ अंगार है। मतलब उसने जो है उपमेय को झूठा करके इसने उपमान की स्थापना कर दी है, तो अपनुत अलंकार हो जाएगा। फिर अगला है, त्यागपत्र उपन्यास का लेखक कौन है? तो जयनेन कुमार है। फिर अगला है, कामायनी हिंदी साहित्य में किस काव्य रूप के अंतर्गत मानी जाती है? तो कामायनी ये आख्यानक महाकाव्य। देवनागरी लिपि की त्रुटियों के सुधार हेतु तो प्रयास किसने नहीं किया? तो हम जानते हैं श्याम सुंदर दास ने, ये इन्होंने किया है, बिल्कुल किया है। पंचमाक्षर जो होते हैं उसका सुझाव इन्होंने ही दिया था। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने नहीं किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी किया है। व्याकरण जनित बिल्कुल खड़ी भाषा, गद्य पद्य की भाषा एक करने का कार्य इन्होंने, तो देवनागरी लिपि शुद्ध कैसे लिखी जाए इसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। गोरख प्रसाद ने भी किया है, लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी ने नहीं किया है। देवनागरी लिपि का मूल स्रोत किस लिपि से माना जाता है? तो ब्राह्मी। ब्राह्मी के बाद हम देखते हैं, सर्वप्रथम तो ब्राह्मी होती है जिसकी दो शैली निकलती, दो शाखा निकलती है। एक दक्षिणी शैली हो जाती है जिससे आंध्र, तमिल, तेलुगु, द्रविड़ ये निकलती है। दूसरा होती है उत्तरी शाखा जिसमें सबसे पहले आती है गुप्त लिपि, गुप्त के बाद कुटिल आती है, कुटिल के बाद फिर उसके बाद आती है नागरी, नागरी के बाद देवनागरी लिपि आती है। तो मूल स्रोत इसका क्या है? ब्राह्मी है। राम विद्यालय जाता है, किसका संस्कृत अनुवाद क्या है? तो रामः विद्यालयं गच्छति। वो होता है ना, सह तौ ते तम तौ तानि तेन ताभ्याम तय तस्मिन ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषां तस्मिन तयो तेषु। ये जो अस्मत् और युष्मत् का रूप है उसके आधार पे ही संस्कृत का अनुवाद किया जाता है। तो एक वचन के लिए विद्यालय, विद्यालयम, फिर राम, राम रामो राम एक वचन, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन के लिए राम। फिर अगला है, मुख मानो चंद्रमा है, मन मनहु मानो, जन जनहु जानो। जिसमें ये यूज़ किया जाए शब्द वो उत्प्रेक्षा अलंकार
के अंतर्गत आता है, जिसमें उपमेय की संभावना उपमान में की जाती है, वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा के समान है, ये उपमा अलंकार हो जाएगा। मुख ही चंद्रमा है, ये रूपक अलंकार हो जाएगा। और मुख मानो चंद्रमा है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत हो जाएगा। सात्विक अनुभाव की संख्या कौन है? तो सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है, वही है श्वेद, वैवर्ण्य, अस्तंभन, कंपन, रोमांच, अश्रु। तो ये जो है सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। पूस की रात कहानी के रचयिता प्रेमचंद है, जिसकी उपमा न हो उसके लिए तो अनुपम या अनुपमेय। फिर अगला है भवभूत की रचनाओं में सम्मिलित नहीं है, तो भवभूत की रचना है महावीर चरितम। महावीर चरितम भी ये राम के ऊपर है, नाम भले लिखा हो महावीर चरित, लेकिन ये राम के ऊपर है। फिर उसके बाद है उत्तर रामचरित। महावीर चरित ये राम के राज्याभिषेक की कथा है। फिर उसके बाद उत्तर रामचरित आता है, जो कि सीता वियोग की कथा है। फिर उसमें उसके बाद मालती माधवम आता है, ये मालती और माधव की एक वो क्या कहते हैं, एक रूपक बनाकर इसकी कथा लिखी गई है। मतलब ये असल कथा नहीं है, आख्यान काव्य है। लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की रचना है। अनुकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग मतलब जो शब्द के आगे लगकर शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग होते हैं। तो अनुकरण मतलब अनुकरण, इसको अलग अलग कर दें तो प्रमुख मुख्य शब्द क्या हो जाएगा? करण है, और उपसर्ग कौन सा है? अनु है। अनिल एवं अनल शब्दों का सही अर्थ युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अनिल मतलब क्या होता है? वायु होती है, और अनल मतलब अग्नि होता है। अगला है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जगदीश गुप्त ये नई कविता पत्रिका के संपादक हैं। और नई कविता नाम किसने दिया था? तो अज्ञे ने दिया था। वीर रस एवं रौद्र रस में किस गुण की अधिकता होती है? तो ओज गुण की अधिकता होती है। जैसे कि एक उदाहरण है वीर रस का कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज से बलमेट विधर में मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही छत्रपति भूप शिवाजी। तो ये वीर रस के अंतर्गत होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। फिर महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, निहार रश्मि नीरजा, ये तीनों महादेवी की रचना है। जबकि ग्राम्य ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता कौन है? तो कुरुक्षेत्र क्षेत्र के हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो कि उत्तर छायावादी कवि हैं। तो फिर ये हमारे पूरे हुए 125 प्रश्न, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश TGT यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के अंतर्गत 2026 में जिसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। तो ये हमारा पूरा हुआ। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में इसी तरीके से और किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।